आवाज़ आ रही है? ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। बहुत वक्त के बाद आज हमारा एक अगला बैच आया है। सो ऑलरेडी आपकी एक दो बायो की और केमिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ फिज़िक्स इन दिस बैच। तो हम शुरू करते हैं इस बैच के साथ। काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पहले से हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐप के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं वो मैसेज कर रहे हैं। तो भाई जो ऐप में जो भी इश्यूज़ हैं वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है। सो काइंडली कॉन्टेक्ट द मैनेजमेंट, वो फ़ोन उठाएंगे, आपसे बात करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं अपना सिलेबस। बोर्ड कहाँ तक नज़र आ रहा है आप लोगों को? प्रोबेबली ये और यहाँ कहीं तक। चलो ठीक है। तो फिजिक्स का जो हम कोर्स करेंगे मोटे तौर पर इसमें मैं आपको 10 चैप्टर्स कराऊंगा। चैप्टर्स की मैं लिस्ट यहाँ पर डाल देता हूँ। चैप्टर नंबर 1, द यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं इकाई एवं विमाएं। ये चैप्टर्स की लिस्ट आप नोट करते रहें साथ साथ। ये आप लोगों को गाइड करेगा जैसे जैसे हम कोर्स आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैकेनिक्स, यांत्रिकी, इसके बाद एक चैप्टर होगा द ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद एक चैप्टर होगा वेव्स, तरंगे। यहाँ लिख देता हूँ। फिर आगे एक चैप्टर होगा फ्लूइड्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं द्रव। फिर एक चैप्टर होगा हीट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं ऊष्मा। फिर एक चैप्टर होगा ऑप्टिक्स, हिंदी में इसका नाम है प्रकाशिकी। और 3 चैप्टर्स का नाम और मुझे लिखने हैं। पहले एक बार आप इतना सा नोट कर लीजिए। ये चैप्टर्स के नाम इसलिए लिखवाए जा रहे हैं सो दैट जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोसीड होगा हम ये चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है। हम कभी भी किसी भी चैप्टर को रैंडमली स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका एक दूसरे से आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लिंक नहीं है। सो मैं रैंडमली कोई एक चैप्टर उठाऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आज मैं आपको मैकेनिक्स करा दूं, यांत्रिकी। तो ये आप लोग अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जो भी आपकी नोटबुक होगी फिजिक्स की जो आपने अभी नई बनाई होगी, आप आई होप कि आप पढ़ते पढ़ते साथ में एक नोटबुक भी बना के रखे हुए हैं। तो उसमें जैसे वो चैप्टर अपना फिनिश होगा यू विल मेक अ टिक कि हाँ भाई ये चैप्टर अपना हो गया। कौन कौन से चैप्टर अपने बचे हैं। फिर उसके बाद किसी दिन हो सकता है अगली बार मैं आपको ऑप्टिक्स करवा दूँ। तो जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप अपने फर्स्ट पेज पे टिक कर लेंगे कि ऑप्टिक्स का खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे करके अपने वो जो भी 10 चैप्टर्स हैं वो फिनिश होते जाएंगे। सो एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि अभी कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो पेंडिंग है, ताकि आपको बार बार मुझसे ये ना पूछना पड़े कि कोर्स कब खत्म होगा, कितना कोर्स और अभी बाकी है। इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हम फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है। तो पहले एक बार आपने अगर ये साथ लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ 8वें के साथ। नंबर 8, द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विद्युत एवं चुंबकत्व। नंबर 9, द मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। और नंबर 10, अदर्स, अन्य। अदर्स में बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। जो एक है इंस्ट्रूमेंट्स, एक यंत्रों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की एक लिस्ट है जो आप लोगों को याद करनी होगी। और एक है द साइंटिस्ट्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, उनके आविष्कार, उनकी खोज, उसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक ये चीज़ है। तो इस तरह से अपने टोटल बेसिकली 10 चैप्टर होंगे। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मोशन, गति या मैकेनिक्स, यांत्रिकी। जो चैप्टर नंबर 2 है उसको शुरू करते हैं। यहाँ तक आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं? मैं डाउट्स का साइज कमेंट्स छोटा कर लेता हूँ। एक सेकेंड, कंट्रोल
माइनस माइनस, ओके। तो सर न्यूमेरिकल भी कराएंगे क्या, अंकिता पूछ रही हैं। वेल अंकिता, आई ट्राई टू डू द कोर्स एज फॉलोज। मैं आप लोगों को यूजुअली हर टॉपिक कराने से पहले उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दूंगा और आपको उस क्वेश्चन के ऊपर सोचने का कुछ वक्त मिलेगा, और उसके बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ऐसे कैसे जो भी क्वेश्चंस हैं ये किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं, और उसके बाद फिर वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया होगा उसका आंसर दूंगा। तो यूजुअली मैं पूरा का पूरा कोर्स इस तरीके से कराऊंगा। जैसे आज अगर मैकेनिक्स का टॉपिक है, पहला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कुछ टर्म्स मैं कराऊंगा, तो पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा कि ऐसे ऐसे पेपर में सवाल आता है, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर उस सवाल का जवाब करने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते हैं तो उसके मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जहाँ से न्यूमेरिकल कोई खास नहीं आते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, वहाँ से यूजुअली न्यूमेरिकल नहीं आते, तो वहाँ के हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, हम बस ये देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। ओके, अमरजीत बोलते हैं मोशन, अमरजीत मोशन अपने चैप्टर नंबर 2 में है। सचिन बोलते हैं लेंस, लेंस अपने ऑप्टिक्स में है। आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। सागर पूछते थर्मोडायनेमिक्स, सागर वो हीट के चैप्टर में आ जाएगा। ओके, कितना दिन चलेगा सिलेबस? परितोष, अपने 10 चैप्टर हम आराम से करते जाएंगे, तो आई थिंक कि ये करीबन 2 महीने में मेरा पूरा चैप्टर ये सिलेबस है फिनिश हो जाना चाहिए। इट मे बी अ लिटिल बिट अर्लियर, थोड़ा लेट भी हो सकता है, पर 2 महीना मेरा अंदाजा है कि करीबन इतने में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे अनुज। तो नोट्स के बारे में मेरी सलाह ये है, मैं यहाँ पर एक PDF नोट्स की अपलोड करवा दूंगा इस बैच में, ग्रुप में, और यू कैन गो डाउनलोड इट और उसको आप अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट स्टिल आई वुड रेकमेंड, मेरी आप लोगों को सलाह यही होगी कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाते रहें, उन नोट्स के ऊपर डिपेंड मत करना जो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि दूसरों के बनाए हुए नोट्स से आपको ये एहसास तो हो जाएगा कि आपको नोट्स मिल गए हैं, लेकिन उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आपके पेपर में नंबर उन नोट्स के बलबूते आने की बजाय उससे आएंगे जो हम क्लास में करेंगे। तो क्लास में समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, बजाय कि बने बनाए नोट्स के ऊपर डिपेंड करने का। ओके, सुरजीत बार पूछ रहे हैं सर फाइबर ऑप्टिक्स। सुरजीत, ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन प्रॉपर फाइबर ऑप्टिक्स अलग से कोई टॉपिक हम नहीं करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर ही फाइबर ऑप्टिक्स का हो जाएगा तो वो नहीं होगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे देता हूँ कि आपको इन केस मेरे पढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा इधर उधर से अगर कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो बार मैं आपको ये लेक्चर नंबर 1 रेफ़र करूंगा। आप भविष्य में जब भी मुझसे पूछेंगे कि सर कौन सी किताब पढ़नी है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, यूट्यूब चैनल कौन से देखें, इस तरह की जब भी आपके मन में ख्याल आएंगे तो आई विल ऑलवेज रेफ़र द लेक्चर नंबर 1। मैं कहूँगा कि लेक्चर 1 में मैंने बता रखा है, तो वो ये है। सबसे पहले कुछ बुक्स के बारे में बता देता हूँ। कुछ जीके की बुक्स आते हैं मार्केट में, जैसे उदाहरण के तौर पर ल्यूसेंट की बुक है, काफ़ी अच्छी और फेमस बुक्स हैं। ऐसे ही अरिहंत की बुक्स है मार्केट में। जीके की बुक्स नॉर्मली यही तो हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। मेरी राय में अरिहंत ज़्यादा बेहतर बुक है, जो मैं रेफ़र करता हूँ अक्सर, और दूसरों को मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ। तो मेरी प्रेफरेंस है यूजुअली अरिहंत की किताबें। ल्यूसेंट की बुक्स बेकार नहीं है, दे आर फाइन, अच्छी हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो दूसरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल ल्यूसेंट मुझे थोड़ी सी ऐसी लगती है कि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा ओवर हैवी वेटेज दे रखा है, जहाँ से यूजुअली पेपर में क्वेश्चन बनते भी नहीं, और इतना सारा कंटेंट किसी से पढ़ा ही नहीं जाता। आप खरीद लेते हैं, घर में रखी रहती है, फिर कोई उसको पढ़ता भी नहीं। अरिहंत से आप शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप अरिहंत की एक बुक है जिसका ऑथर है मनोहर पांडे। मनोहर पांडे, ये उसके राइटर का नाम है। तो मनोहर पांडे की किताबें बहुत सारे अलग अलग प्राइस रेंज में आती हैं। तो 25 रुपये से लेकर 25 की, 40 की, 80 की, 120 की, वहाँ से लेकर करीबन 1,500 रुपये तक की हर रेंज में मनोहर पांडे की किताबें आती हैं। आप सबसे सस्ती किताब उठाएं, उसमें ना सिर्फ फिजिक्स होगी बल्कि उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, बायो, सब होगा उसमें। वो पतली सी किताब जो आपकी है उसमें आप फिजिक्स के 10-12 पन्ने पाएंगे। वो 10-12 पेज आप पहले से पढ़ के रखें तो एक आपको अंदाज़ा होगा कि अपनी फिजिक्स में चीज़ें क्या क्या होती हैं। एक बार आप वो बुक अगर पढ़ लें, आपके अच्छे से वो याद हो जाए, 2-3 बार आपने पढ़ ली, ढंग से पूरी याद हो गई, उसके बाद आप अगली बुक पे जाएं। क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है जो ओवरनाइट, एक रात के अंदर बिल्ड नहीं हो सकती है, उसमें टाइम लगता है, वक्त लगेगा। वो हो जाए तो फिर आप अगली बुक पे चले जाएं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग साल भर के अंदर भी उस तीसरी किताब के पास जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे
स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं इतने सालों से जो देख रहा हूँ, इसको ही कभी पूरा नहीं कर पाते, सेकंड तक ही नहीं जा पाते। सेकंड पूरी कर देने के बाद थर्ड पे जाना तो बहुत बड़ी बात है, और वहाँ तक तो अक्सर वो भी नहीं पढ़ते जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये तो हो गया जीके की किताबें पढ़ने का। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ साइंस की ही बुक चाहिए होती है, कि जीके वीके छोड़ो, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमें करनी नहीं, हमें तो सिर्फ साइंस करनी है। तो केवल और केवल अगर आप साइंस की ही किताब चाहते हैं तो उसमें फिर दो ऑप्शंस हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं वहाँ पर बुक रेकमेंड करता हूँ कॉस्मोस पब्लिकेशन की, जिसका जो ऑथर है, जिसका जो लेखक है वो है महेश कुमार बर्णवाल। महेश कुमार बर्णवाल, अच्छी किताबें हैं इसकी, आप ये रेफर कर सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली ये बुक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मेरी बुक है, पब्लिकेशन है मैग्रो हिल, फॉर्मरली नोन एज टाटा मैग्रो हिल, और मेरा नाम है नितिन ग्रेवाल। ये बुक आपको इजीली मार्केट्स में या अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप उसको अपने घर मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी जो भी होगा दैट यू कैन रेफर। तो ये है अगर आपको सिर्फ साइंस की किताब चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बुक्स बताई, जीके की बुक या साइंस की बुक, अगर आप वो नहीं भी लेंगे चलेगा, क्योंकि साइंस तो हम आपको यहाँ पढ़ा ही रहे हैं, मैं आपको साइंस पढ़ा दूंगा, तो आप उन बुक्स के बिना भी अगर काम चलाना चाहेंगे तो चल जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो हर बार जब मैं कोई चैप्टर पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई मेरी तरफ से चैप्टर पूरा हो गया, अब घर जाके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अब वो प्रैक्टिस आप करेंगे कहाँ से? ऐसी सिचुएशन में यू शुड हैव अ बुक जिसमें सारे पिछले कई सालों के क्वेश्चंस दिए हों। मैं आपको जो बुक्स बताऊँगा वो है SSC, CGL और CHSL के रिगार्डिंग जो बुक्स हैं वो, क्योंकि NTPC की बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो भी बुक्स हैं वो घर से क्वेश्चन बना बना के, नकली क्वेश्चन छाप छाप के किताबें मार्केट में डाल रखी हैं। दे आर नॉट द ओरिजिनल क्वेश्चंस। NDA के लिए जो बुक्स होती है या UPSC की, स्टेट PCS की अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए फिर अलग से रिकमेंडेशन करनी पड़ सकती है मुझे। CDS के लिए या पाथ फाइंडर ले सकते हैं, इस तरह की बुक्स हैं। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो सिर्फ CGL और CHSL के लिए है। तो इसमें 3 अलग अलग पब्लिकेशंस हैं जो मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक है किरण पब्लिकेशंस, जिसकी बुक बहुत फेमस है, किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7000 10,000 क्वेश्चन ऐसे करके। फिर अरिहंत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये दोनों की दोनों, बल्कि अरिहंत के तो इतने मार्केट में मिलती भी नहीं इजीली। जो इजीली मार्केट में मिल जाती हैं वो है एक तो लूसेंट वाली बुक्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप किरण की बुक ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो या तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं या घटना चक्र की। ये दोनों की दोनों जो बुक्स हैं ये हार्ड कॉपी में है। हार्ड कॉपी का मतलब है कि इसमें आपको कागज़ होगा, आपके पास पेन होगा, अपनी टेबल पे रख के आप कॉपी किताब से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक तीसरी बुक है जो एक्चुअली इन दोनों से ज़्यादा बेहतर है, घटना चक्र और किरण से ज़्यादा बेहतर उसकी एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर कंटेंट है, वो है पोलराइजर पब्लिकेशंस। पोलराइजर पब्लिकेशंस की ये बुक हार्ड कॉपी होने की बजाय ये ई बुक है। ई बुक का मतलब ये है कि आपके फ़ोन में ही आ जाएगी, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाना। मैं आपको इनकी वेबसाइट लिख दूँ, ज़्यादा सही रहेगा, तो क्योंकि प्ले स्टोर पे कई बार ढूंढने में थोड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं लिख रहा हूँ www.polarizerpublications.com, ये वेबसाइट है। बीच में ये जो स्पेस है वो स्पेस मत लगाना, वो तो मैंने अलग अलग लिख दिया, लेकिन वो पूरा एक ही होगा, polarizerpublications.com। उनकी वेबसाइट पे जाके आप उनकी बुक खरीद सकते हैं। सो दैट्स वन थिंग। एनीवे, तो इसी के साथ ये जो बेसिक रिकमेंडेशन है बुक्स का वो ख़त्म हुआ। अब मैं आपको एक बार यूट्यूब चैनल्स का रिकमेंडेशन देता हूँ, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। इसे मिटा देता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट्स हैं तो देख लेता हूँ। सर मेरे पास परीक्षा वाणी की बुक है, चलेगा ना? देखिए, चलने को कोई भी किताब चलेगी, पर बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं मार्केट में जो आपके लोकल किसी शहर में मिल रही हैं। आप देश भर के स्टूडेंट्स हैं, आपके शहर में किस पब्लिकेशन की कौन सी बुक मिलती है वो ज़रूरी नहीं कि मैंने भी देखी ही हो। मैं जो
बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद रेकमेंड करता हूँ वो ये बुक्स हैं। अब आपकी अगर कोई जैसे परीक्षा वाणी मैंने कभी नहीं देखी है किताब, तो वो अच्छी है गंदी है मैं कमेंट ही नहीं कर सकता। क्या पता वो बहुत ही बढ़िया हो, मैंने ना देखी हो, क्या पता वो बहुत ही बेकार हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सर एमपी पुलिस के लिए देखिए बैच अपना साइंस का है, तो ऑलमोस्ट आपके हर एग्जाम में काम आएगा। आप आईएएस की भी तैयारी कर रहे हो तो काम तो आएगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एग्जाम में सफिशिएंट भी हो। जैसे आईएएस के लिए एनडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, हेल्प तो हर जगह करेगा। ओके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कभी भी कोई भी दुनिया में कोई टीचर ये बोलता है कि मेरा ये बैच पढ़ के ये एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो आप ये साफ साफ समझ लीजिए कि वो मूर्ख बना रहा है आपको टीचर। कोई भी बैच कभी भी किसी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, पर हाँ हम एक प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस बैच से हो सकेंगे। चलो, तो यहाँ पे कोई और खास क्वेश्चन आपका नहीं है। अब एक लास्ट रिकमेंडेशन यूट्यूब चैनल्स के लिए। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं रिकमेंड कर देता हूँ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक साइंस समझनी है फिजिक्स के लिए, जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए मैं एक टीचर का नाम बता रहा हूँ, परवेज हुडबॉय। एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने बहुत ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी उर्दू के मिक्सचर के लैंग्वेज में इन्होंने एक साधारण शब्दों में फिजिक्स समझा रखी है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिजिक्स का, आपको आपके पेरेंट्स को भी अगर आप सिखाना चाहें, तो ऐसे में भी इससे बढ़िया पढ़ाने वाला यूट्यूब चैनल मुझे कोई नहीं मिला पूरे यूट्यूब पर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जिनके लेक्चर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ। आप एक तो ये सर्च कर सकते हैं, परवेज हुडबॉय। वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, तो उनकी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा उर्दू का एक टच मिलेगा, लेकिन उर्दू और हिंदी में बहुत डिफरेंस नहीं है। मोटे मोटे तौर पर वो इंग्लिश के लैंग्वेज में ही आपको समझाएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको एक लेवल और बढ़ाना है कि आपके पास ऑलरेडी 11th-12th में साइंस थी, लेकिन आपको तो इतना सिंपल लैंग्वेज नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट चाहिए जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं होगा, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे वाला चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फिर रेकमेंड करता हूँ प्रोफेसर रामामूर्ति शंकर। प्रोफेसर रामामूर्ति शंकर, इनके लेक्चर्स प्योर इंग्लिश में है, हिंदी में या उर्दू में भी नहीं है, ये प्योर इंग्लिश ही है। पर ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो स्टूडेंट्स के पास 11th-12th में पहले से साइंस थी और वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सो दीज आर द 2 टीचर्स जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं। बिवेयर, जिनसे आपको नहीं पढ़ना है वो है जो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपने आप को फेमस बना के रखते हैं। बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस में टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने ऐसे काफ़ी टीचर्स देखे हैं, उनकी क्वालिटी बेकार होती है, आपका वक्त भी बर्बाद होगा और आपका नॉलेज भी वो गलत देंगे। कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जैसे काफ़ी फेमस हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे अनअकैडमी है, वाईफाई स्टडी है, एग्जामपुर है, ये इतने फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके टीचर्स की क्वालिटी मैंने जितनी बार भी देखा है हमेशा बिलो एवरेज रही है। उनसे कहीं बेहतर टीचर आपको अपने शहर में लोकल मिल जाएंगे। तो दैट्स वन थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अवॉइड करना। व्हेन यू ऑलरेडी पेड एट वन प्लेस, तो आप इधर उधर उन टीचर्स के चक्कर में ना पड़े जिनको नॉलेज कम है। ठीक है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर जो हम आज शुरू करेंगे, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में बांट देता हूं, 1, 2, 3। पहला पार्ट है इसमें मोशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गति। दूसरा इसमें पार्ट है फोर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बल। और तीसरा पार्ट है इसमें एनर्जी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं ऊर्जा। तो इसमें जो आज फर्स्ट पार्ट है मोशन यानी गति, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो ये अगर आप नोट करना चाहो तो नोट करो जल्दी से, फिर मैं बोर्ड मिटा के पहले पार्ट के साथ शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। सर क्लास राजस्थान एग्जाम, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट है ना? बेस्ट, यस, आई वुड लाइक टू कॉल इट बेस्ट। पर आपने जो एग्ज़ाम्स के नाम लिखे हैं उन एग्ज़ाम्स में से, अब राजस्थान का जो आपने एग्ज़ाम बोला उसके क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखे हैं, सो आई डोंट नो कि उसके लिए वो ये बैच कैसा रहेगा,
क्या पता उसका कौन सा लेवल है, लेकिन बाकी जो 2 एग्जाम्स हैं CGL और NTPC उसके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। कोई खास क्वेश्चन हिंदी में बताएं? रिंकू हिंदी मैंने बताई है, हर शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा जो भी टेक्निकल शब्द होंगे। बैंकिंग के लिए बेस्ट है सर। तरुण, बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने देखे हैं उसमें कभी भी मैंने साइंस नहीं देखी है, सो आई डोंट थिंक बैंकिंग के लिए आपको बैच भी ज्वाइन करने की ज़रूरत थी। बैंकिंग के जो भी एग्जाम होता है BPS वगैरह में, उनमें साइंस नहीं आती है। ओके, आप बस एग्जाम्स के नाम ही ले रहे हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर। हर एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होगा, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसके लिए यू डोंट हैव टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर एग्जाम नेम कि इसमें लगेगा क्या, उसमें लगेगा क्या। ये हर एग्जाम के लिए जिसमें साइंस आती है वहाँ पर ये अपने जो पूरा कोर्स है ये हेल्पफुल होगा ही होगा। चलो तो शुरू करते हैं। मोशन, गति। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक मोशन, गति। जो टॉपिक्स मैं इसमें आज आपको करवाना शुरू कर रहा हूँ वो ये 5 टॉपिक्स हैं। डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विस्थापन। स्पीड, हिंदी में हम इसे बोलते हैं चाल। वेलोसिटी, हिंदी में हम इसे कहते हैं वेग। और एक्सेलरेशन, इसे हिंदी में बोला जाता है त्वरण। ओके, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है डिस्टेंस और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, ये यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप सोचिएगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन, आप लोगों के लिए सवाल। ये एक घड़ी है, इस घड़ी का सेंटर है, इस घड़ी का केंद्र है, और ये इस घड़ी की कोई सुई है। मान लीजिए मिनट की सुई है, अब सेकंड है, मिनट है, आवर है, उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मिनट की सुई है। ओके, तो मिनट वाली सुई यहाँ है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ठीक है। ये सुई 12 से चलकर यहाँ 3 पर आ गई। तो आपके लिए सवाल है कि जब ये सुई 12 से 3 पर आई, 12 से जब वो 3 पर आई तो उस सुई ने कितना विस्थापन किया, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना किया, और कितना डिस्टेंस तय किया, यानी दूरी कितनी तय की। ये 2 अलग अलग सवाल हैं। तो पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा कि उसका डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, और दूसरा सवाल मैं जानना चाहूंगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है। इसी तरीके से फिर वही का वही सवाल मैं रिपीट करूंगा। जब ये सुई 12 से चलकर 9 पर आ गई, तो एक सुई 12 से चली और वो 9 पर पहुंची, तो सेम वही का वही क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा। जब वो सुई 12 से 9 तक गई, तो फिर से पहला सवाल मेरा होगा कि डिस्टेंस कितना है यानी दूरी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यानी विस्थापन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी मैं दे रहा हूं वो ये कि सुई की जो लंबाई है वो मान लीजिए 7 मीटर है, और पाई का जो मान है उसकी जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं 22/7। अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि 22/7, ठीक है। अगर ये 7 मीटर है और पाई की वैल्यू अगर 22/7 मान ली जाए, तो ये 22/7 होता नहीं है, पर अगर अज्यूम करें तो वैल्यू कितनी होगी, दैट्स द क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन के आंसर पर जाने से पहले समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो पूरा करने के बाद फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। चलो तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यूके फॉरेस्ट के लिए सर आपसे सुपर से ऊपर लव यू, थैंक यू। PGT, HTET, देखिए आप अगर किसी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा, लेकिन आपको उसमें 11th 12th की भी साइंस पढ़नी पड़ेगी, सो ये सफिशिएंट नहीं होगा। सर मैंने NTPC बैच में आपसे पढ़ा था, तो मैं बैच वापस लूँ क्या? वेल राहुल, NTPC बैच में मैंने जब पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस वगैरह नहीं कराए थे। इस बैच में आई हैव कम विद अ डिफरेंट अप्रोच। इस बार मैं क्वेश्चंस के साथ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सो आई थिंक दिस माइट बी हेल्पफुल। आप ये बैच ले लें। ओके, तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं कंटेंट समझाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक घड़ी है, उस घड़ी की सुई 7 मीटर की लंबाई की है। वो घड़ी की सुई जब 12 से 3 तक जाती है, तो पहला सवाल है कि उसकी दूरी कितनी होगी, दूसरा सवाल है उसका विस्थापन कितना होगा।
उसके बाद फिर क्वेश्चन चेंज। अगला सवाल फिर से ऐसे ही मान ले कि एक घड़ी है, उस घड़ी की सुई की लंबाई 7 मीटर है। जब वो घड़ी 12 से 9 पर जाती है, 12 से 9 पर, तो इसमें एक और सवाल कि इस बार दूरी कितनी है और इस बार विस्थापन कितना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अब पहले कंटेंट समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। आइए कंसेप्ट समझते हैं कि दूरी और विस्थापन होता ही क्या है, तभी तो इसका जवाब दे पाएंगे। मान लीजिए ये आपका स्कूल है। अब उस सवाल को भूल जाओ, थोड़ी देर उस सवाल पे वापस आएंगे। अब पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपका स्कूल है, आप अपने स्कूल से अपने घर चले गए। ये है आपका घर, होम। तो स्कूल है, वो घर है, और आपके स्कूल से आपका घर मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। ऐसे में अगर मैं ये जानना चाहूं कि इसमें डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है, तो इस तरह के जो शब्द हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी, विस्थापन, ये इतने लंबे लंबे शब्द हैं, इनको बार बार बोर्ड पर लिख लिख कर हमारा समय बर्बाद होता है। इसीलिए फिजिक्स के लोगों ने, जो भी फिजिसिस्ट्स हैं, उन्होंने कुछ तरकीबें निकाली। वो इन लंबे लंबे शब्दों की बजाय इनके शॉर्ट रिप्रेजेंटेशंस, उनकी जगह एक दूसरे लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और आगे से हम बार बार इतने लंबे शब्द लिखने के बजाय उन लेटर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जब भी कभी मुझे डिस्टेंस यानी दूरी लिखनी होगी, तो मैं आगे से बार बार ये नहीं लिखूंगा, मैं उसकी जगह x लिख दूंगा। ऐसे ही कभी भी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन लिखना हुआ, तो मैं इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखने के बजाय आगे से मैं ऐसे क्या करूंगा, मैं उसकी जगह s लिखूंगा और उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा दिया करूंगा। ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के लिए जब मैं x और s लिखूंगा, तो आगे से मैं ये शब्द लिखूंगा ही नहीं। तो आपको अभी से ये आदत डालनी पड़ेगी कि हम शब्दों को छोटे लेटर्स में रिप्रेजेंट कैसे करें, और वही चीजें हैं जो बाद में फॉर्मूले में भी काम आएंगी। तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले में किस शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आगे से आज से 4-5 क्लास बाद मैं जल्दी जल्दी कहीं लिख रहा हूँ एक्स एस, और उस समय फिर आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो ये चीज़ें हमें अभी से याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उस समय मैं वापस इस क्लास में नहीं आऊँगा फिर से समझाने कि इसका क्या अर्थ है। तो इनको साथ साथ याद करते चलेंगे। तो इस सवाल में आप जब स्कूल से घर चले गए, जो 10 किलोमीटर की सिधाई में है, उसमें डिस्टेंस यानी दूरी आपकी कितनी है, तो दूरी होती है आपने टोटल कितना चला। तो यहां पर आप कुल मिला के 10 किलोमीटर चले, तो मेरा आंसर है उत्तर 10 किलोमीटर ही। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन स्कूल से घर जाते हुए कितना हुआ। अब विस्थापन क्या होता है, दूरी थी कि आपने टोटल कुल मिलाकर कितना चला, कितना चले तुम, वो 10 किलोमीटर चले तुम। लेकिन विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, वो होता है किसी एक बिंदु से, जहां से तुमने स्टार्ट किया, किसी दूसरे बिंदु तक जहां तुमने खत्म किया, उन दोनों के बीच में सीधी रेखा कितनी होती। तो सबसे छोटी जो दूरी होती, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता स्टार्ट से एंड तक, शुरू से अंत तक, जो भी सबसे छोटा रास्ता हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटा रास्ता वैसे वही था, क्योंकि तुम सिधाई में ही गए थे। अगर तुम घूम फिर कर भी जाते तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बन पाता। जो सिधाई में ही होता है वही सबसे छोटा रास्ता होता है। तो उत्तर तो 10 किलोमीटर ही आएगा। ये एक ऐसा सवाल बन गया जिसमें दूरी और विस्थापन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। लेकिन एक फर्क है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको यह भी बताना होता है कि शुरू किधर से किया था और अंत किधर किया है। यानी आप ना सिर्फ ये बताकर काम चलाएंगे कि वो 10 किलोमीटर है, बल्कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो 10 किलोमीटर इधर आया था कि 10 किलोमीटर उधर गया था। यानी आपको इसमें एक दिशा का भी भान देना पड़ेगा, एक अंदाजा देना पड़ेगा। तो मैं इसमें कहूंगा 10 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ। तो टूवर्ड्स राइट को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि सीधे हाथ की ओर, 10 किलोमीटर सीधे हाथ की ओर। यानी विस्थापन में आपको दो बातें बतानी होंगी।
आपको ये भी बताना होगा कि वो कितना गया है और आपको ये भी बताना होगा कि वो किधर गया है। तो दूरी और विस्थापन में आपको अब ये एक खास अंतर याद रखना पड़ेगा। दूरी में आप सिर्फ ये बताकर काम चला सकते हैं कि वो कितना चला, लेकिन विस्थापन में आपको सिर्फ कितनी दूरी थी वो बताकर काम नहीं चलेगा, आपको दिशा भी बतानी होगी। डिस्टेंस में डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, दिशा बताना आवश्यक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में डायरेक्शन बताना जरूरी है, दिशा महत्वपूर्ण है। तो दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक अंतर याद रखें, इसमें दिशा नहीं बताते, इसमें दिशा बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब इस मसले को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अभी तक तो बड़ा सिंपल सा था, इसको अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। मान लीजिए तुम स्कूल से घर गए और फिर घर से वापस स्कूल आ गए। सिचुएशन बदल गई। एक लड़का स्कूल से घर गया और घर से वापस स्कूल आ गया। तो इस बार इस कंडीशन में फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर जानना चाहूं तो कैसे होगा, उसके लिए मैं ये आंसर अब मिटाऊंगा क्योंकि अब क्वेश्चन बदल गया है। अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूं कि अब ये जो सवाल हुआ कि स्कूल से जाकर वापस स्कूल आ जाने पर अब दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, वो बताऊंगा। पहले इतना सा लिखना चाहो तो जल्दी से लिखो, तब तक आपके कमेंट्स देखता हूँ। कपिल, यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू। सर आप पढ़ा रहे हैं कि खाली कमेंट देख रहे हैं? कमेंट तो मैं बीच बीच में देखता हूँ जब मैं आपको लिखने का समय देता हूँ। यू आर ग्रेट टीचर, ओके। सर कोर्स की वैलिडिटी कितनी है? कोर्स आपका जिस दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से जिसकी भी लास्ट क्लास होगी, आखिरी क्लास जिस दिन ख़त्म होगी, उस दिन से 1 महीने बाद तक आपको ये वैलिड रहेगा कि आप यहाँ पर सारे जो भी चैप्टर्स हुए हैं वो पढ़ सकें, देख सकें। सर न्यूमेरिकल होगा एनटीपीसी का? आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का आभास करा दूं कि किस तरीके से किए जा सकते हैं, और उसके लिए बुक्स वगैरह मैं आपको रेकमेंड करूंगा फिर खुद की प्रैक्टिस के लिए। ओके, ग्रेट टीचर यू धीर, थैंक यू। सर जी मेरा बैलेंस 2 बार कटा है। अगर आपका बैच बाय करने में बैलेंस माइनस कटने में कुछ समस्या हुई है तो एक बार आप उसको मैनेजमेंट को कॉल करें, वो आपको हेल्प करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं ये आंसर मिटा रहा हूं। तो इस बार सवाल बदल गया। एक लड़का स्कूल से 10 किलोमीटर चला और घर जाके वापस स्कूल आ गया। ऐसा कौन करता है, घर जाके वापस स्कूल आ जाए? अगले दिन आया होगा। तो 10 किलोमीटर का जाना और 10 किलोमीटर का उसका आना, ये उसने किया। अब सबसे पहला सवाल, इसमें डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है? तो दूरी वो होती है कि वो टोटल कितना चला। भाई 10 किलोमीटर जाने में चला, 10 किलोमीटर आने में चला, कुल मिलाकर कितना चल चुका? 10 और 10 20 किलोमीटर, ये अपना उत्तर है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इस बार कितना होगा, उसका जवाब देखते हैं। इस बार अब हम फिर से इसको ये एनालाइज करेंगे कि उसने स्टार्ट कहां से किया। वो स्कूल से चला था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, शुरुआत उसने यहां की थी, और स्टार्ट होकर वो अंत भी उसी का वहीं पर ही हुआ है। तो जहां से उसने शुरू किया वहीं पर उसने अंत किया। स्टार्ट एंड दोनों एक ही जगह हो गए। तो सबसे छोटा रास्ता स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में, शुरू से अंत के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, यानी स्कूल से स्कूल तक ही की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? तो स्कूल से स्कूल कितना दूर है? वो तो दूरी है ही नहीं, 0 किलोमीटर ही अपना उत्तर। तो दूरी यहां पर 20 है लेकिन विस्थापन यहां 0 है। लेकिन साथ साथ मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात और बताई थी कि विस्थापन में आपको दिशा बताना जरूरी है। अब ये 0 किलोमीटर किधर है? 0 किलोमीटर दाएं है कि 0 किलोमीटर बाएं है? स्कूल से स्कूल कितना दूर है? 0। और स्कूल से स्कूल किस तरफ है? अब ये तो किसी भी तरफ नहीं है, कोई खुद से कितना दूर हो सकता है? वो तो 0 ही रहेगा, पर किस तरफ हो सकता है वो नहीं बता सकते। तो जब भी इसकी वैल्यू 0 आ जाए, विस्थापन का मान उसकी वैल्यू जब 0 आ जाए, तो उस समय आप कोई भी दिशा बता सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी भी तरफ लिख सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूं कि वो ऊपर की ओर है, कि स्कूल से 0 किलोमीटर ऊपर है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको परमिशन है, अलाउड है। लेकिन दिशा फिर भी बतानी जरूर है, दिशा बताए बिना काम नहीं चलेगा।
सिर्फ 0 किलोमीटर लिख देना अधूरा है। 0 किलोमीटर दाएं, 0 किलोमीटर बाएं, 0 नीचे, ऐसा भी कुछ लिखोगे तभी जाकर वो पूरा आंसर बनेगा। ठीक है, सिचुएशन को जरा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और थोड़ा कठिन बनाते हैं। तो मैं ये 2 आंसर जो है इनको मिटा रहा हूं और सिचुएशन को जरा और कठिन करते हैं। मान लीजिए कि ये है तुम्हारा स्कूल, ये है तुम्हारा घर। ये लड़का स्कूल से चला घर और घर जाके वापस आ गया और स्कूल नहीं रुका, वो पहुंच गया किसी और के घर पे। ये उसका कोई और घर है, किसी बुआ के घर चला गया वो। तो मान लीजिए पहले स्कूल से वो 10 किलोमीटर इधर गया, घर पहुंचते ही उसकी मम्मी ने बोला जाओ दूध लेके आओ बुआ के घर से। तो वहां से वो मान लीजिए 15 किलोमीटर वापस आ गया और बुआ इधर रहती है। अब फिर से मैं जानना चाहूंगा डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। तो 10 जाना 15 आना, कुल मिला के 25 किलोमीटर की दूरी है। दूरी का मतलब है वो कुल मिला के कितना चल गया। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना होगा। तो फिर से ये था स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उसने शुरू किया। वो बीच में घर गया वापस आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अंत कहां हुआ, यहां पे आके। तो शुरू से अंत के बीच में सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी यहां से यहां तक सबसे छोटी वो कितनी है। वो तो सिर्फ 5 किलोमीटर ही है, लेकिन आपको सिर्फ 5 किलोमीटर बताकर आंसर पूरा नहीं हो सकता। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो 5 किलोमीटर किस तरफ है। वो हमेशा शुरू से अंत की तरफ होगा, वो दिशा इधर होगी। यानी इस बार वो लेफ्ट, उल्टे हाथ की तरफ है, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप तीर का निशान बना के भी बता सकते हैं, पूरा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट, पूर्व पश्चिम लिखने की जरूरत नहीं। तीर से भी अगर समझा दे तो चलता है। आपको सिर्फ आंसर बताना है कि 5 किलोमीटर है और उस तरफ है। तो शुरू से अंत तक जो सबसे छोटी दूरी होती वो यही होती 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है 5 किलोमीटर उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। सिचुएशन को जरा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसे मिटाता हूं, फिर से सिचुएशन बदलते हैं। आइए, मान लीजिए ये है स्कूल जहां से वो लड़का चालू होगा। स्कूल से चला 10 किलोमीटर इधर गया और वहां पर घर नहीं है। वहां से फिर 90 डिग्री का कोण लेकर फिर मुड़ा, 10 किलोमीटर और आगे चला और यहां है उसका घर। होम 1, पहले बच्चे का एक घर है यहां पर। एक दूसरा बच्चा भी है जो स्कूल से पहले यहां गया 10 किलोमीटर, वहां से फिर 90 डिग्री मोड़ लेकर इधर गया। वो भी 10 किलोमीटर ही है और वो अपने घर पहुंच गया। ये उस दूसरे बच्चे का घर है, होम 2। तो होम 1 पहले बच्चे का, होम 2 दूसरे बच्चे का। या इन बच्चों का नाम 1 और 2 लगाने की बजाय इनका नाम ए और बी रख देते हैं। तो ए का, बी का। ओके, तो ए स्कूल से घर ऐसे जा रहा है, बी स्कूल से घर ऐसे जा रहा है। तो पहला सवाल है डिस्टेंस यानी दूरी जो ए ने तय की, डिस्टेंस वो दूरी जो बी ने तय की, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो ए ने तय की, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो बी ने तय की। इस पर मेरे 4 सवाल है। सबसे पहला सवाल, ए ने जो दूरी तय की है डिस्टेंस, तो कुल मिलाकर कितना चला उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो मान लीजिए वो लड़का स्कूल में पेड़ पे एक धागा बांध के, रील का धागा बांध के अपनी साइकिल पे टांग लेता, पूरे रास्ते वो धागा खुलता हुआ चला जाता, खुलता हुआ पूरे रास्ते वो खुलता हुआ गया। तो मैं उस धागे के 2 किनारे पकड़ूंगा, उसे खींच के देखूंगा कि वो धागा कितना लंबा है। वही उसकी दूरी है कि वो कुल मिलाकर कितना चला। उसकी बाइक में तेल कितना फूका, तो कुल मिला के 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी है। तो पहला लड़का 20 किलोमीटर चला है, वो उसकी दूरी आ गई। दूसरा लड़का जो बी है वो यहां से उधर गया, उसने भी वही काम किया कि यहां से एक धागा बांधा या ऊन बांधी और ऊन का रोल पूरे रास्ते खुलता हुआ चला गया, बिखेरता गया। तो उस ऊन को उठा के मैं खींच के देखूंगा कुल मिलाकर कितनी दूरी बनी। वो डिस्टेंस वो भी 20 किलोमीटर ही आएगा, वो भी दूरी 20 किलोमीटर ही बनी, कोई खास बड़ी बात नहीं। विस्थापन देखते हैं ए का। अगर शुरू से लेकर अंत तक वो लड़का
सीधा जा पाता, सीधा। याद कीजिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सबसे छोटी दूरी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। शुरू से अंत तक अगर वो सीधा जाता तो कितना जाता। तो अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक त्रिभुज है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का कोण है। मैं पाइथागोरस का जो थ्योरम है, पाइथागोरस का सिद्धांत, वो लगाकर ये दूरी निकाल सकता हूँ। जो सबसे छोटी दूरी हो सकती थी मुझे वो निकालनी है। वो यहाँ से यहाँ, बीच में बाग बगीचे पेड़ पौधे थे इसलिए लड़का गया नहीं यहाँ से कि बीच में दूसरी कॉलोनी थी, पर अगर जा पाता तो कितना होता। तो वो 10 और ये 10, तो ये बनेगा 10√2 किलोमीटर। तो विस्थापन जो ए का हुआ है वो है 10√2 किलोमीटर। लेकिन आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ वैल्यू बताकर काम नहीं चला सकते। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि वो किस तरह चला और किस तरफ चला। ये था स्टार्ट, वहां पे किया उसने एंड, खत्म वहां किया, तो शुरू से अंत की तरफ ये उसकी दिशा है। आपको दिशा बतानी पड़ेगी। हो सकता है आप उस दिशा को साउथ ईस्ट बोल दें, दक्षिण पूर्व बोल दें, आपकी मर्जी, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको दिशा बताना जरूरी है। दूसरा लड़का कितना विस्थापन लेकर गया है, तो दूसरे लड़के के लिए यह है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उसने शुरुआत की, वो है उसका एंड पॉइंट जहां पे उसने अंत किया। स्टार्टिंग से एंड तक अगर मैं एक सीधी रेखा खींचता वो तो कितनी आती, वो आती 10√2। वो भी इसी तरह से पाइथागोरस सिद्धांत के हिसाब से एक ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज, और ये 90 डिग्री एंगल है, 10√2 किलोमीटर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप ये तो बताएंगे कि वो 10√2 किलोमीटर है, लेकिन आपको दिशा बताना अभी भी आवश्यक है। आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, इस दिशा में गया है। तो आप जो आंसर देंगे उसमें डायरेक्शन बताए बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, क्वेश्चन हो गए 4, हमने 4 आंसर दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब है इंपॉर्टेंट सवाल, जो ये सब का समरी है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, क्या XA और XB बराबर है? यानी जो दूरी A ने तय की है, क्या उतनी ही दूरी B ने तय की है? तो आप देखोगे 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, दोनों का आंसर सही है। तो आप कहोगे यस दिस इज ट्रू। लेकिन दूसरा सवाल, क्या डिस्प्लेसमेंट A यानी A का विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट B यानी B का विस्थापन, ये दोनों बराबर हैं? A और B का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या दोनों के दोनों इक्वल हैं? फिर आप देखोगे कि यहाँ भी 10√2 है, यहाँ भी 10√2 है, और आप कह दोगे यस, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसका रीजन ये है क्योंकि विस्थापन सिर्फ नंबर नहीं होता, विस्थापन में यानी डिस्प्लेसमेंट में वो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उस दिशा का महत्व है, आप उस डायरेक्शन को भुला नहीं सकते। यहाँ भी 10√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जब तक इस पूरे के पूरे से मैच ना हो जाए आप यहाँ यस नहीं लिख सकते। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ए और बी का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर नहीं है। सो दे आर नॉट इक्वल। नो, ये सच नहीं है, ये सच है। अब यहाँ पर आप लोगों के कुछ हो सकता है डाउट्स वगैरह आ रहे हो, क्वेश्चंस आएंगे, वो मुझसे पूछें। अगर ये इजी लग रहा है तो फिर मैं इसको मिटा के अब अपने उस क्वेश्चन पे आता हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी, घड़ी का सवाल। यहाँ तक डाउट्स देखता हूँ। ओके, T2 10 किलोमीटर, X20 बोथ, ठीक है, 10√2 साउथ ईस्ट, आंसर्स आ रहे हैं। अभिषेक बोलते हैं सर प्लीज़ इंक्रीज लेवल। अभिषेक लेवल इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका लेवल कम है, मैं लेवल बढ़ाऊंगा और आप लोगों को न्यूमेरिकल के लेवल तक भी लाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग है, पहली क्लास है। सर जब लाइव क्लास चलती है तो ऐप ऑफ हो जाता है, सेंड फीडबैक आ जाता है, फिर दोबारा लॉग आउट करके चलाना पड़ता है। यार ये ऐप का अगर कोई इशू है तो आप एक बार मैनेजमेंट को फ़ोन कर दीजिए। सौरभ सर वेरी मिस यू, आप शायद पुराने स्टूडेंट्स हैं। नो डायरेक्शंस सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। ओके थैंक यू। तलहा GS9 का स्टूडेंट हूँ, क्या साइंस 5 लेना चाहिए? GS9 क्या आपको मैंने पढ़ाया है? और अगर मैंने पढ़ाया है तो उस बैच में और इस बैच में अप्रोच डिफरेंट है। आई थिंक ये बैच लेना ठीक रहेगा आपका। ओके प्रगति थैंक यू। राकेश ओके ठीक है। ऑल्टरनेट चलेगी क्या क्लास? वेल सचिन आई बिलीव कि 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन बायो, शायद ऐसा चलेगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है आई थिंक कि एवरी वेंसडे थर्सडे अपनी फिजिक्स होगी, बट इट मे वेरी अ बिट। ओके तो कंटिन्यू करते हैं।
अब मैं वापस उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं जिससे हमने शुरुआत की थी इस कॉन्सेप्ट की। क्वेश्चन, हमारा सवाल ये था, एक घड़ी है, उस घड़ी में 7 मीटर की सुई लगी है और ये घड़ी जब 12 से 3 पर जाती है, सो फॉर 12 to 3, तो कुछ सवाल थे हमारे। और फिर जब वो 12 से 9 पर जाती है, यानी अगर वो 12 से 9 पर आती है तो फिर कुछ अलग सवाल थे। तो हमारे सवाल क्या क्या थे वो देख लेते हैं। पहला सवाल मैं ये जानना चाहता था कि डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है। ये कुछ हमारे सवाल थे। तो ये जो 4 डब्बे अब मैं भरूंगा वो 4 हमारे जवाब होंगे। 12 से 3 तक जाने पर दूरी यानी विस्थापन, ये दूरी यानी डिस्टेंस कितना है। 12 से 3 तक जाने पे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है। 12 से 9 पर कितना है दूरी और विस्थापन, ये सवाल है। तो सबसे पहला डब्बा भरने की कोशिश करते हैं। इस डब्बे में क्या अपना आंसर आएगा वो देखते हैं। सुई गई 12 से 3 यहां से यहां तक, तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही है। 7 मीटर की घड़ी वैसे बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे अभी जो बोर्ड है पूरा लेफ्ट टू राइट, ये करीबन करीबन मेरे हिसाब से 2.5 या 3 मीटर का है। तो इस बोर्ड से भी फिर दुगुना और उससे भी बड़ी ये घड़ी है, बहुत बड़ी घड़ी है। 2 मंजिला इमारत की जितनी हो गई कम से कम, ये इतना तो रेडियस है। और 4 मंजिला की पूरी घड़ी, घंटाघर हो गया पूरा, पर मान लेते हैं इतनी है। तो अब यहां से यहां जो ये डॉट 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 मैंने बना दिया, इसकी लंबाई जो होगी वो तो होगी दूरी यानी डिस्टेंस। लेकिन अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, सीधी रेखा, तो इसकी लंबाई होगी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी है वो डॉट डॉट वाली और विस्थापन है ये स्ट्रेट लाइन ये वाली। तो बिंदी बिंदी वाली जो है उसकी लंबाई कितनी होगी वो मैं जानता हूं कि पूरा अगर सर्कल होता 2πr, अगर पूरा का पूरा सर्कल हो जाता तो 2πr बनता। लेकिन ये उसका 1/4 है, तो 2πr का 1/4 ये मेरा उत्तर होगा। जहां पर अब मैं पाई की वैल्यू डाल दूं 22/7, आर की वैल्यू डाल दूं 7, तो 7 से 7 कटेगा, पाई में फिर वहां 22 बचेगा, 22/2, 11 मेरा आंसर। तो मैं इसको मिटाकर 11 लिख रहा हूं। एक बार फिर से देख लो जिनको अगर नहीं समझ में आया 11 क्यों है। 2πr है पूरा सर्कल और उसका 1/4 होगा यहां से यहां तक का, सिर्फ 12 से 3। तो ये उत्तर मेरा बन गया 11 मीटर। अब आते हैं इस डब्बे में, ये डब्बा क्या होगा, विस्थापन कितना होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ये पक्की बात है कि उससे तो छोटी होगी, यानी यहां जो भी उत्तर आएगा वो 11 से छोटा आएगा, ये पक्की बात है। तो ये है 7, ये है 7, ये है 90 डिग्री। अब पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो ये जो बनेगा ये बनेगा 7/2 मीटर। इस दिशा में डायरेक्शन बताना जरूरी है, दिशा बताए बिना काम नहीं चलेगा। दिशा नहीं बताओगे आंसर अधूरा है। ठीक है, यहां पर आते हैं 12 से 9 पे क्या होगा। तो मैं ये ट्राइंगल, ये बिंदियां मिटा रहा हूं ताकि मैं 12 से 9 तक की चीज समझा सकूं। ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, सवाल स्टार्टिंग से ले लिया। तो शुरू से सवाल लेते हैं। एक घड़ी है जिसकी सुई 7 मीटर जितनी लंबी है, वो घड़ी 12 से 9 पे आ गई, तो डॉट 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 यहां तक आ गई। ये जो बना इसकी दूरी कितनी है, तो मेरा उत्तर होगा जो भी 2πr होता, कुल मिला के कंप्लीट सर्कल जितना भी होता, उसका 3/4, उसका 3/4। 11 मीटर 11 मीटर 11 मीटर, 11 तो है यहां से यहां, फिर 11 है यहां से यहां 3 से 6 तक, और फिर 11 है यहां से यहां, कुल मिला के 33 मीटर। ये मेरा उत्तर होगा 33 मीटर। लास्ट वाला डब्बा भरते हैं। विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन होगा शुरू से अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। अगर मैं एक सीधी रेखा खींच दूं तो वो कितनी लंबी होगी, उसी को विस्थापन बोलते हैं। जो सबसे छोटा होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, द स्मॉलेस्ट जो भी होगा। तो ये है 7 मीटर, ये है 7 मीटर, ये है 90 डिग्री का एंगल, और अपने को अब ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं। 7 7 7/2, सिंपल सी बात है। तो अपना आंसर आ गया 7/2 मीटर, लेकिन इस दिशा में।
अब यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ना तो ये दूरी उस दूरी के बराबर है, ना ही ये विस्थापन इस विस्थापन के बराबर है। विस्थापन भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये डिस्प्लेसमेंट और वो डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि विस्थापन में ये दिशा का भी बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ओके, यहां तक कोई खास इंपॉर्टेंट डाउट? सर डिस्प्लेसमेंट दोबारा, विस्थापन दोबारा बताऊं कौन से वाला? मैं इनके नाम लिख देता हूं। मान लीजिए ये है A B C D, तो कौन से वाला बताना है वो बोल दो। 11 and 7-2, 33-7-2 साउथ ईस्ट, सही आंसर आ गया, ठीक है। विनय बहुत बढ़िया। यतेंद्र, हाउ क्लासेस विल बी परस्यूइंग इन फिजिक्स? यतेंद्र आपके क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, एक बार इसको रीफ्रेम करके बताओ दूसरे स्टेटमेंट्स में। ओके, आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ओके, संजय पूछता है 12 से 5 के बीच का दूरी क्या होगा? ओके, देखते हैं, आओ 12 से 5 का देख लेते हैं। उन्होंने पूछा 12 से 5, तो 3 4 5 6, तो वो जानना चाहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हमें ये पता है कि ये 7 है, हमें ये पता है ये 7 है। ओके, तो जब ये 7 है और ये 7 है, और अगर आपको ये एंगल पता है, ये एंगल कितना होगा, तो आप वो सामने वाली जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब वो वैल्यू निकालने के लिए अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज द लॉ ऑफ साइंस। साइन का एक नियम होता है, तो मैं साइन का नियम आपको बता देता हूं। साइन का नियम ये है, ये आपको 7 मीटर की दूरी पता है, ये 7 मीटर की दूरी पता है, ये एंगल है अगर A, मैं इनको 7-7 मीटर की जगह पहले वैल्यू ही लिख देता हूं कुछ। अगर ये एंगल है A, अगर ये एंगल है B, और अगर ये एंगल है C, अगर ये लंबाई है मान लीजिए X, ये लंबाई है मान लीजिए Y, और वो लंबाई है अगर Z, तो ऐसे में जो आप रूल लगा सकते हैं वो ये है, A अपॉन साइन Y इज इक्वल टू P अपॉन साइन X इज इक्वल टू C अपॉन साइन Z। लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं इसे। इट वॉन्ट बी मच डिफिकल्ट। तो आपको मैंने तरीका बता दिया, पर इसको पूरा सोल्व करने में टाइम वेस्ट मैं करना नहीं चाहूंगा, बट नाउ यू नो कि उसको पाइथागोरस से नहीं कर सकते। लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है ना कि लॉजिकल, ठीक है। सर सीजीएल तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? सीजीएल का पेपर काफ़ी देर में होने वाला है, तो ऑब्वियसली उससे पहले पेपर अपना हो जाएगा। हाँ, हम 50 लोग एक साथ ग्रुप में आपकी वीडियो देख रहे हैं नेपाल में। धीर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, यहाँ कोई खास क्वेश्चन, कोई मेजर क्वेश्चन नहीं। ओके चलो, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं अपने अगले पार्ट पे आता हूं, द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पॉइंट नंबर 3 स्पीड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चाल, और पॉइंट नंबर 4 वेलोसिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेग। तो एक बार फिर से मैं आपको कुछ सिंपल इनके टर्म्स लिख कर दे रहा हूं कि आगे से स्पीड या चाल मैं नहीं लिखूंगा। मुझे जब भी स्पीड या चाल लिखना होगा तो मैं उसकी जगह लिखूंगा v। v क्यों लिखूंगा, s क्यों नहीं लिखूंगा? भाई फिजिक्स वालों ने चूज कर रखा है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में जब कभी इक्वेशन यानी समीकरण लिखे मिलेंगे तो वहां v ही लिखा मिलेगा। इसलिए आप अभी से ये आदत डाल लें कि आप जो ओरिजिनल टर्म्स हैं वही इस्तेमाल करें। आप अपनी मर्जी से चाहे तो v की जगह p, q, r, s, a, b, c, d कुछ भी ले सकते थे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में आपको v लिखा मिलेगा, तो वहां आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी से हम उन्हीं लेटर्स की आदत डालें जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है। वेलोसिटी यानी वेग के लिए जो हम लेटर इस्तेमाल करेंगे वो होगा v और उसके ऊपर एक तीर का निशान। ये तीर का निशान लगाते ही आपको अब याद आ रहा होगा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें जब हमने दूरी लिखी थी तो x लिखा था और विस्थापन लिखा था, उसके ऊपर तीर लगाया था। ये ऊपर जो तीर का निशान लगाते हैं, ये जिन भी चीजों के ऊपर लगाते हैं, ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी।
उनकी एक अलग कैटेगरी बना देते हैं। जैसे वेलोसिटी यानी वेग और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने तीर का निशान लगा दिया, तो ऐसों को मैं एक तरफ डाल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, विस्थापन और वेग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम तीर का निशान नहीं लगाते हैं, जैसे स्पीड यानी चाल पे, यानी दूरी यानी डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस, स्पीड, दूरी और चाल ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पे तीर का निशान नहीं लगाते। तो हम ऐसे दो अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं। आगे चल के ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनका मैं एक शॉर्ट जल्दी जल्दी नाम ऐसे बोल देता हूँ। मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, फोर्स यानी बल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनमें कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, कुछ हैं जिन पे तीर का निशान नहीं लगाते हैं। इनको हम ऐसे नाम देते हैं, इन्हें कहा जाता है वेक्टर, हिंदी में इन्हें बोला जाता है सदिश। और जिन पर ये तीर का निशान नहीं लगता इन्हें कहा जाता है स्केलर, हिंदी में इन्हें बोला जाता है अदिश। तो अब यहां से एक पहला सवाल ये बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन ऐसे कहेंगे, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एक्सेलरेशन, निम्नलिखित में से, ये 4 अलग अलग ऑप्शन बना दिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी वक्त के साथ साथ कि दूरी अदिश है, स्केलर, स्पीड अदिश है, चाल, मास यानी द्रव्यमान अदिश है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण सदिश है। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट याद करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को वेक्टर्स की एक दिन आराम से लिस्ट लिखवाऊंगा, 20 वेक्टर्स, 20 वेक्टर्स ऐसे होंगे जो मैं यहाँ पर आपको नोट करवाऊंगा, जो आपको याद रखने हैं। अभी वो पूरा का पूरा लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वेलोसिटी यानी वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, वो उनकी लिस्ट में कहीं जाती है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में एक अंतर यह है कि ऊपर तीर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इनका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। मीनिंग देने से पहले क्वेश्चन देखिए, ये है सूरज, ये सूर्य है, ये है सूरज के चारों तरफ घूमने वाली पृथ्वी, वो धरती है। अब सूरज के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह यानी प्लैनेट्स घूमते हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, दुनिया भर के ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर काटते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी 1 साल के बाद वहीं आ जाती है। तो मान लीजिए जैसे आज है कितना, 6 जनवरी, आज 7 है शायद, 8 जनवरी। तो आज है 8 जनवरी, और अब अगले 8 जनवरी को, 8 जनवरी 2020, और 1 साल के बाद जब ये अगली 8 जनवरी को 2021 पे धरती घूमकर वापस वहीं आ चुकी होगी 1 साल के बाद, तो इस पूरी जर्नी के दौरान, इस पूरी यात्रा के दौरान पृथ्वी का एवरेज स्पीड यानी औसत चाल और एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों में से कौन सा ऐसा होगा जो 0 होगा? ऑप्शंस दे देता हूं, ये 0 होगा वो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, ये 0 होगा वो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, दोनों 0 होंगे। चौथा ऑप्शन, कोई भी 0 नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। बोलेगा पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर काट कर आ गई, देन फिर ऑप्शन आ गए, द एवरेज स्पीड इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट, एवरेज वेलोसिटी इज 0, एवरेज स्पीड इज नॉट। ऐसे करके करके 4 अलग अलग ऑप्शन बनाए जा सकते हैं कि इन दोनों में से शून्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। कितना है वो छोड़ो, 0 है कि नहीं है इतना ही बता दो। तो ऐसे हमें फिर सवालों का जवाब कैसे पता चलेगा, उसके लिए स्पीड और वेलोसिटी समझना पड़ेगा कि चाल और वेग क्या होता है। तो अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले स्पीड और वेलोसिटी समझने की शुरुआत करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर समझने के लिए अब पहले हमें स्पीड और वेलोसिटी समझना है कि होता ही क्या है ये। ओके, सबसे पहले स्पीड यानी चाल। स्पीड का मतलब होता है कोई वस्तु कितना या कितनी फास्ट भाग रही है।
कोई भी चीज कितनी तेज रफ्तार से भाग रही है उसे हम बोलते हैं स्पीड, यानी उसकी चाल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि किसी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब यही है कि 1 घंटे के अंदर वो गाड़ी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इतना ही तो मतलब है इसका। तो अगर वो गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है और फिर मैं ऐसे पूछूं कि वो बताइए वो गाड़ी अगले 5 घंटों में कितनी चली जाएगी, तो अगर वो हर घंटे 50 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में 250 किलोमीटर चली जाएगी। यही तो है स्पीड का मतलब। तो स्पीड को समझना यानी चाल को समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, क्योंकि एक ऐसी इंट्यूटिव चीज़ है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते ही रहते हैं। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, जो वेग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लग जाता है समझने में। वेग का मतलब है, स्पीड का जो अर्थ होगा वो तो यूं का यूं आएगा ही, यानी वो वस्तु कितनी फास्ट भाग रही है ये तो आपको बताना ही है, और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वो वस्तु किस दिशा में यानी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप ये दोनों बातें बता दें तब जाकर वो बनेगा वो वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी के 4 टायर हैं, ये गाड़ी इधर जा रही है 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। वो किलोमीटर प्रति घंटा था, ये मीटर पर सेकंड है, अलग अलग इकाई हो सकती हैं। गाड़ी भाग रही है, वैल्यू भी बदल देते हैं, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हर सेकंड 30-30 मीटर भाग रही है गाड़ी। अब मैं पूछूं कि बताइए इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आप सिर्फ इतना ही बताएंगे 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस गाड़ी की वेलोसिटी यानी उसका वेग कितना है, तो आप बताएंगे 30 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की तरफ। ये गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है। आपको अब दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, आप सिर्फ एक बात बता के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो यहां पर स्पीड में और वेलोसिटी में कोई खास अंतर लगा नहीं, सिवाय इसके कि वेलोसिटी में आपको दिशा बताना जरूरी है, डायरेक्शन बताना जरूरी है। अब मुझे ये अंदाजा आ रहा है कि जो भी वेक्टर होते हैं, सदिश राशियां, उन्हीं सब में डायरेक्शन बताना जरूरी है। जब हमने विस्थापन किया यानी डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी डायरेक्शन बताई थी, दिशा बताई। अब वेलोसिटी कर रहे हैं, उसमें भी डायरेक्शन बता रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैंने वेक्टर की यानी सदिश राशियों की और स्केलर यानी अदिश राशियों की जो एक लिस्ट लिखी थी, वेक्टर में जो भी होंगे उन सबकी डायरेक्शन बताए बिना काम नहीं चलेगा। चाहे वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेग यानी वेलोसिटी हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, मोमेंटम हो, दुनिया भर की चीजें हैं। स्केलर यानी अदिश राशियां वे सभी हैं जिनमें दिशा बताना आवश्यक ही नहीं है, चाहे वो दूरी यानी डिस्टेंस हो, स्पीड यानी चाल हो, मास द्रव्यमान हो, टाइम समय हो, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हो, और भी तमाम चीजें उनमें आ सकती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियों में आपको दिशा बताना आवश्यक है। ये सभी की सभी सदिश राशियां हैं, डायरेक्शन बताए बिना काम नहीं चलेगा। ये सभी की सभी अदिश राशियां हैं, यानी दिशा बताना आवश्यक है, डायरेक्शन बताना ही, सॉरी, इनमें डायरेक्शन नहीं बताना है, इनमें बताना है। ओके, तो एक तो ये मोटा मोटा अंतर है। अब यहां तो आ गया स्पीड और वेलोसिटी। इसका क्या मतलब, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो औसत का क्या मतलब है? औसत समझते हैं कि औसत कैसे आएगा। औसत इतना सिंपल नहीं है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। यहां तक पहले आपके डाउट्स ले लूं, क्या पता आप ये नोट कर रहे हो, तो नोट करने के लिए मैं आपको थोड़ा समय दे देता हूं। ओके, नीरज पूछते हैं सर नीट कवर होगा? नहीं भाई नीरज, नीट के लिए तो आप डॉक्टर बनने के लिए इतने लो लेवल से काम नहीं चला सकते। तो नीट के लिए यू नीड टू ज्वाइन अ डिफरेंट डेडिकेटेड बैच। ओके, तरुण बोलते हैं कितना देर तक क्लास चलेगा? तरुण, हमारी क्लास डेली 4 बजे से 5:15 बजे तक शेड्यूल्ड है। सर ये बैच पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए है क्या? ये साइंस स्पेशल बैच है जिसमें हम मोटी मोटी सारी साइंस सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में अगर साइंस आती है तो दिस विल बी हेल्पफुल, साइंस नहीं आती है इट विल नॉट बी हेल्पफुल। संजय पूछते हैं कैसे पहचान सकते हैं सदिश और अदिश को? संजय, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके हैं। पहला तरीका है
कि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं, आपको पहले से पता हो कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, और फिर आपको उसको एनालाइज करें, फिर सोचें कि क्या वो दिशाएं वगैरह होती हैं। दैट्स वन वे, एक तरीका है, लेकिन वो बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट ही बहुत गहरे होने चाहिए। कि मैं अगर आपको बोल दूँ कि ग्रेडियंट बताइए वेक्टर है कि स्केलर, आपको अगर यही नहीं पता ग्रेडियंट क्या है तो आंसर कैसे आएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको एक लिस्ट बना दूँ और उसको तुम रट लो। एक ये मेथड होता है कि ये 20 हैं, ये पेपर में आते हैं, ये रट्टा मार जाओ, और धीरे 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 जैसे जैसे हम कोर्स समझते जाएंगे आपके सामने एक एक करके वो आते रहेंगे। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रहा हूँ या मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ा रहा हूँ, वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो एक साथ अभी हाथों हाथ आज ही हम डिस्टेंस और ये स्केलर और वेक्टर में अंतर नहीं सीख सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एवरेज क्या है वो देखते हैं। टाइम अब हमारे पास अभी 4-5 मिनट है, ठीक है। तो जब भी मुझे स्पीड लिखना होगा यानी चाल, मैं उसके लिए v लिखूंगा। लेकिन जब कभी भी मुझे एवरेज स्पीड लिखना होगा यानी औसत चाल, तो उसके लिए और फिर छोटा सिंबल बनाएंगे, क्योंकि ये भी बार बार लिखकर हम बोर हो जाएंगे। कौन लिखेगा ऐसा? हम उसे भी v ही लिखेंगे, लेकिन औसत यानी एवरेज, इसको डिनोट करने के लिए मैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। इस तरह से मैं उसे आपके सामने निर्दिष्ट करूंगा। वहीं अगर मैं आपको लिखता हूं वेलोसिटी यानी वेग, तो हम लिखेंगे v और ऊपर तीर का निशान। लेकिन अगर मुझे लिखना होगा एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग, तो लिखूंगा तो वेलोसिटी ही, लेकिन उसके दोनों तरफ ये एंगल ब्रैकेट्स जिन्हें सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं वो लगाएंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये समझाया कि इनको लिखेंगे कैसे, क्योंकि आगे चल के बार बार मैं यही टर्म्स लिखने वाला हूं, ना कि पूरे पूरे बड़े बड़े शब्द। तो आपको एक तो ये टर्म्स अब अगर याद हो गई हो तो मैं समझाना शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप इन टर्म से अवगत नहीं होंगे तो आगे फ्यूचर में आने वाली क्लासेस में भी आपको डिफिकल्टी होगी। ये भी समझाने का टाइम नहीं बचा है। ओके, तो ये मैं समझाऊंगा अगली क्लास में, शायद 5:15 हो गए हैं। एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ठीक है। सुमन, आप देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट कई बार ऐसे डाल देते हैं कि सर मेरा कमेंट भी पढ़ लो। वो कमेंट वो वाला पढ़ लिया, उससे पहले आपने क्या क्वेश्चन पूछा वो स्क्रॉल होके भाग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम थिंग अगेन, सॉरी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग की कमेंट पढ़ लो, आप वो क्वेश्चन ही दोबारा पेस्ट किया करो। ओके, तलहा थैंक यू। बेसिक से मैं 11-12 ठीक क्वेश्चन गया। ओके, थैंक यू। सर आप हैप्पी नहीं हो क्यों? रोज़ नहीं चल सकती क्या क्लास अपनी रोज़ होगी, लेकिन हफ्ते में 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, ऐसे होगी। ओके, पवन थैंक यू। नेहा, एग्ज़ाम तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तक ऑब्वियसली अपना कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, ठीक है। तो अभी ये वाला समझाने का तो हमें टाइम मिला नहीं क्योंकि क्लास ओवर हो गई। अगली क्लास में आते ही सबसे पहले जो हम करेंगे वो है ये इनका डिफरेंसेस, कि चाल और औसत चाल में क्या फ़र्क है, वेग और औसत वेग में क्या फ़र्क है, और जो हमने क्वेश्चन अधूरा छोड़ा है वो समझेंगे, और इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं उनको कवर करेंगे। तो टिल देन हैव अ वेरी नाइस इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय।